अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, आज पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर काफ़ी देर तक ये इजलास चलता रहा और अब से थोड़ी देर पहले जो पीडीएम के सरबरा थे या मुख्तलिफ रहनुमा थे वो आए, उन्होंने आकर मीडिया टॉक की है और उन्होंने अपना जो एलामिया था उसको पढ़ते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया कि इस इजलास के अंदर 2 करारदादें मंजूर की गई हैं। पहली ये कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए फुल कोर्ट की तश्कील का सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि फ़ौरन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का जो मामला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसका फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाए। इसके अलावा भी वहाँ पर जो रहनुमा मौजूद थे उन्होंने गुफ्तगू की, मरियम नवाज़ साहिबा ने गुफ्तगू की और उन्होंने एक मरतबा फिर वाज़े तौर पर बता दिया है कि अब हम किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्कि मुज़ाहिमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा है कि अगर फ़ौरन फंडिंग का फ़ैसला फौरी तौर पर नहीं सुनाया जाता तो हम इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आज कोशिश करेंगे कि जो तमाम मौजूद हैं इस इजलास के अंदर रहनुमा, उनसे कहें कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर होना चाहिए। मरियम साहिबा ने भी ये कहा कि जितनी ज़्यादा देर हम हुकूमत में रहेंगे पार्टी को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन एट द एंड फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब सवाल ये है कि मौजूदा जो हालात हैं, जब पंजाब भी हाथ से निकल चुका है तो फिर क्या इतना आसान होगा विफाक चलाना शहबाज शरीफ साहब के लिए या इत्तेहादी हुकूमत जो है उनके लिए? पहला हमारा आज का टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। कल की जो उनकी स्पीच थी, जो खिताब उन्होंने किया, उसमें उन्होंने वाज़े किया कि वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इसकी क्या वजह है? ये इतनी स्टबर्ननेस जो दिखाई जा रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के बड़े मिलकर बैठें और बैठ कर कोई फ़ैसला करें ताकि मुल्क के लिए बेहतरी हो। लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से इनकार कर दिया कि वो नहीं बैठेंगे। तीसरा हमारा मामला ये होगा कि जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। जजेस तकर्री का ये मामला था, लेकिन चीफ जस्टिस के नामजद करदा जो नाम थे 5 जजेस के, उनको 4 के मुकाबले में 5 से मुस्तरद कर दिया गया है। तो क्या अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत बन चुकी हैं? तीसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मोना आलम साहिबा मौजूद होंगी, सीनियर एंकर पर्सन हैं। नादिया नकी साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अमीर अब्बास, आगाज़ में आपसे करती हूँ। एक तरफ कहा जाता है जो सियासी रहनुमा है उनकी जानिब से कि जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन से भागती नहीं हैं, किसी भी वक्त इलेक्शन में जाने के लिए हम तैयार रहते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तमाम सहाफ़ी, तमाम मुबस्सरीन यही बात कर रहे थे कि अब लगता ऐसे है पंजाब के हाथ से जाने के बाद कि वफाकी हुकूमत को जल्द जाना पड़ेगा इलेक्शन में। लेकिन आज के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी मुद्दत पूरी करेंगे। ऐसा कौन सा खौफ है या ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इतनी मुश्किल हालात में भी इत्तेहादी हुकूमत चाहती है कि अपना वक्त पूरा करें? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मजबूरी और खौफ सिर्फ एक ही है और वो इमरान खान साहब की जो मकबूलियत में इजाफा हुआ है वो पीडीएम को साफ साफ नजर आ रहा है। खासतौर पे ये जो हालिया इलेक्शन हुआ है ज़िमनी, कि अगर वो फौरी तौर पे इलेक्शन में जाए, फौरी तौर पे मुराद ये कि अगले 3 महीने में इलेक्शन हो जाए, तो इमरान खान बड़ी आसानी से सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे, जो पहले उनके पास कौमी असम्बली में नहीं थी। कौमी असम्बली में पहले उनको इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ी। चले उनके लोग कहते हैं जी हम 2/3 अक्सरियत ले लेंगे और फला ले लेंगे। मैं नहीं कहता ऐसी कोई बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन वो बड़ी आसानी से, क्योंकि हम भी लोगों में उठते बैठते हैं, हमारे पास भी पल्स रिपोर्ट्स हैं, हमें भी पता है कि अवाम के सेंटिमेंट्स क्या है, वो बड़ी आसानी से सादा अक्सरियत ले सकते हैं। सादा अक्सरियत का मतलब ये कि बन जाएगी दोबारा से, और ये चीज बेसिकली बड़ा खतरा बन रही है। अब नुकसान दोनों सूरतों में है पीडीएम का। अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाते हैं तो नुकसान ये होगा कि इमरान खान वापस वज़ारत उज़्मा में आ सकते हैं। अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाते तो नुकसान फिर भी होगा, और वो नुकसान ये होगा कि डैमेज बढ़ता जाएगा पीडीएम का, और ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर ये इलेक्शन में जल्दी चले जाए, डैमेज फिर भी है लेकिन डैमेज कंट्रोल हो सकेगा। जितनी भी
अनप्लेजेंट पॉलिसीज होती हैं किसी भी मुल्क की, खासतौर पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान जैसा मुल्क, वो सारे फैसले करने होते हैं वफाकी हुकूमतों। जैसे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वफाकी हुकूमत के पास है, आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो वफाकी हुकूमत के पास है, जो मेजर टैक्सेस है वो वफाकी हुकूमत के पास है, लोड शेडिंग वफाकी हुकूमत, बिजली गैस की प्राइसेस वफाकी हुकूमत, आपके पेट्रोलियम प्राइसेस वफाकी हुकूमत। तो बहुत सारा कुछ ऐसे है जो वफाकी हुकूमत के पास है। आज 239 रुपए पर डॉलर ट्रेड कर रहा था इंटरबैंक में, और हमारे कुछ दोस्त आज पाकिस्तान से बाहर गए, हमारे कुछ दोस्त आज बाहर गए, उन्होंने 250 रुपए पर ओपन मार्केट में खरीदा है इस्लामाबाद से, 250 रुपए में। और अभी कहीं नजर नहीं आ रहा कि इसके आगे ब्रेक कहां लगे। जितना अरसा पीडीएम हुकूमत पर है कि वो उनको इमरान खान से डर के उस वक्त लग रहा है कि इमरान खान के सामने हम अपने आप को चारे के तौर पर कैसे फेंक दें कि वो आया पर हुकूमत शुरू कर दे। मान लिया, लेकिन जितना अरसा आप रहेंगे आप मजीद अपने आप को इमरान खान के सामने बेबस करते चले जाएंगे। और बुहरान भी बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। बुहरान की एक छोटी सी आपको मिसाल में दे दूं, 2008 से 2013 का जो दौर था पीपल्स पार्टी का, एज पर प्रोटोकॉल जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी दूसरे सूबे में जाता है तो वहां का चीफ मिनिस्टर उसका इस्तकबाल करता है, बिल्कुल उसको रिसीव करता है। जब जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी आया करते थे पंजाब, तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, वो उनको रिसीव नहीं किया करते थे। इतनी नफरत और कदूरत। फिर जो गवर्नर होता था वो पीपल्स पार्टी का होता था। पहले गवर्नर थे सलमान तासीर साहब, सलमान तासीर और शहबाज शरीफ की भी कंफ्रंटेशन रही। फिर गवर्नर बने लतीफ खोसा साहब, खोसा और शहबाज शरीफ की भी कंफ्रंटेशन रही। मुझे अच्छी तरह याद है, हालांकि 10-12 साल पुरानी बात है, कि जब जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज का जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है, तो जो वाइस चांसलर हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज के, उनके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नर के दरमियान चपलिश रहती थी। यूनिवर्सिटीज के बजट वो हॉल्ट हो जाते थे, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट्स नहीं होती थी। सो मुझे वही दौर दोबारा आ रहा है। अमीर अब्बास, ये जिन दो सिचुएशंस की आपने बात की कि पीडीएम को दोनों सूरतों में नुकसान है, अभी इलेक्शन में जाते हैं तो भी, बाद में वक्त पूरा करने के बाद जाते हैं तब भी, पीटीआई के बारे में बताइएगा। पीटीआई के लिए फायदेमंद क्या चीज़ ज़्यादा है, या नुकसान में किस सूरत में वो रहेगी? जल्दी इलेक्शन की सूरत में उसके चांसेस तो कम ही नज़र आते हैं, लेकिन अगर अब ये फैसला हो गया और पूरा कर भी लेती है मुद्दत, तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी आपको लगता है कि उसी तरह से बरकरार रहेगी जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं? जी, ये अच्छा सवाल है। देखिए, पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो फौरी इलेक्शन की सूरत में तो स्टैंड स्टिल पोजीशन पे है, वो पीटीआई को फायदा देगी। लेकिन अगर फौरी इलेक्शन नहीं होता तो पीटीआई को भी उसका नुकसान पहुंच सकता है। वो इस सूरत में कि देखिए जो होती है आयशा, गवर्नमेंट इज द मोस्ट अनपॉपुलर एंड हेटेड कमोडिटी। दुनिया में अवाम हुकूमतों से खुश होते हैं। आज पंजाब में जब हुकूमत बनी, अगरचे परवेज इलाही 1000 गुना बेहतर वज़ीर आला होंगे उस्मान गुज़ार से, लेकिन फिर भी हुकूमतों से गलतियां भी होती हैं। खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है पंजाब के अंदर, उस हादसे हुकूमत का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। मैं लोग बैठ के लात तान कर रहे होंगे परवेज इलाही के ऊपर और इमरान खान के ऊपर कि तुम्हारी हुकूमत में यह हादसा हो गया, कहां गई तुम्हारी हुकूमत। सो उनके लिए भी चैलेंज होगा। फिर अगर एक साल अभी आगे चलेगी, 18 अगस्त 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होते, अगर वक्त पर जाए तो पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होगी 18 अगस्त 2023 को। 18 अगस्त 2023 का मतलब पूरा एक साल का मतलब है कि डिलीवर करना पड़ेगा, पंजाब में परफॉर्म करना पड़ेगा। अगरचे ये कर सकते, लेकिन एक टफ चैलेंज होगा जहां पे गलतियां भी होगी, हिमाकतें भी होगी। सही। देखिए ना, अचानक सैलाब आ गया। अब सैलाब आ गया, अच्छा सैलाब तो चले हुकूमत बनने से पहले आ गया था, लेकिन यही सैलाब अगर आज से महीना बाद आया हुआ होता तो फिर लोग परवेज इलाही पर उंगली उठाते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तुम्हारा पीटीआई कहां है? सो उनके लिए भी अच्छे हालात नहीं है। बट फिर भी अगर हम कंपैरिजन में देखें तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा नुकसान में जाएगी बनिस्बत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, अगर इलेक्शन ताखीर से होता है।
सही। मोना, ये जो आज जो करारदादें पास की गई हैं पीडीएम के इजलास में, पहली ये कि फुल कोर्ट की तश्कील के लिए रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, सदारती रेफरेंस। पहली बात यह है कि सदर जो हैं वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं और पिछले 3-4 महीनों के अंदर हमने देखा वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान मुख्तलिफ समरियाँ लेकर जो एक चपकलिश चलती आ रही थी, इस मामले पर भी आप वो होता हुआ देख रही हैं या इतना आसान होगा सदारती रेफरेंस भेजना सुप्रीम कोर्ट के अंदर? थैंक यू आयशा। देखें, ये वही मामला हो गया है, वही सदारती रेफरेंस। असल में इस मुल्क की सियासत बहुत ही बेरहम है और मैंने शायद ही कोई ऐसी दूसरी मिसाल किसी और मुल्क में मुझे याद पड़ती है कि जहाँ पर जिसे कहते हैं ना, एक अदले का बदला इतना जल्दी नजर आ जाता है। मतलब कि सारा वही सिनेरियो चल रहा है जो उस वक्त आप याद करें पीटीआई गवर्नमेंट जब थी, यही सदारती रेफरेंस ये लोग भेजा करते थे। पीडीएम उस वक्त बतौर अपोजिशन मजाक उड़ाया करती थी सदारती रेफरेंस का कि जी सदर अपनी तमाम अपनी पावर्स का तजावुज कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, सदर तो अभी भी पीटीआई के हैं, लेकिन वही चीजें बिल्कुल राउंड एंड सर्कल्स नजर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त पीटीआई का जो एक सबवर्जन था जो उन्होंने किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर कि जी ये खत है, इसकी बुनियाद पे हम डिसमिस कर रहे हैं पूरा मोशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, उसको सेट असाइड किया, उसी तरह से कहा कि कार्रवाई चलाएं। रात के 12 बजे कोर्ट्स खुली, पीटीआई तनकीद करती थी। पीडीएम उस वक्त जैसे कहते हैं ना, भंगड़े डाला करते थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तारीफों में और तारीफों के पुल और कसीदे पढ़ा करते थे उनकी तारीफों में कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इससे आला मिसाल कोई हो ही नहीं सकती इंसाफ की जो कायम की हो। अब वही सिनेरियो इनके ऊपर लागू हो रहा है। अभी उसकी लूजिंग एंड पे है, पीटीआई उसके विनिंग एंड पे है। जो पीटीआई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ताने कसा करती थी कि 12 बजे क्यों खुली, बताएं, आज ये कह रहे हैं कि जी इससे अच्छा तो इंसाफ हो नहीं सकता था जब रात के 2 बजे इन सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीफ मिनिस्टर को जिताया, 2 बजे फिर उन्होंने हल्फ उठाया। तो वो उस वक्त, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं तो ये इसके कतई नजर इसमें तो देखे ना, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बड़े सारे ग्रे एरियाज है। बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ चीजें ठीक भी है, कुछ गलत भी है, लेकिन आप इनकी डबल स्टैंडर्ड्स देखें, इन सियासी जमातों के डबल स्टैंडर्ड्स देखें। मतलब कितने महीनों का फर्क है, सिर्फ 3 महीने का फर्क है। और ये इस वक्त ऐसे एक्सपोज हो गए हैं कि उस वक्त जिस बात पे आप तारीफें करते थे, आज मोना ग्रे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन क्लियर भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब आर्टिकल 69 का मामला जो है उस वक्त भी आया था जब कासिम सूरी साहब का मामला अदालत में ज़ेरे बहस था। उस वक्त अली जफर साहब जो हैं बैरिस्टर, वो ये कहा करते थे, उन्होंने ये दलील दी थी कि जी आर्टिकल 69 एक आग की दीवार है, इसको पार नहीं होना चाहिए। अब आकर यही जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला हैं उनकी जानिब से ये बात कही जा रही है, हालांकि उस वक्त ये कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। अब आकर यही वाली बात जो है दोबारा से वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है ना कि देखिए, जब इनको सूट करता है, ये कहते हैं कि जी असेंबली के मामलात में कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती, वो ही नहीं सकता। ये रज़ा रब्बानी साहब पहले कहते थे, उसी कोर्ट ने जब मदाखलत की नो कॉन्फिडेंस मोशन में, या जो आप कासिम सूरी साहब की आपने मिसाल दी है, उन मामलात में जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तो ये कहने लगे ये आप कैसे आ गए। अब जब आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बीच में तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो जमहूरियत की आला तरीन मिसालें कायम कर दी है। तो यही तो डबल स्टैंडर्ड्स है। मतलब इनकी, आप मुझे बताएं कि ये ऊंट तेरी कौन सी कलसी थी, मुझे तो समझ नहीं आता इनके लिए सही क्या है गलत क्या है, और इन्होंने अपने लोगों को भी वैसे ही कंफ्यूज किया हुआ है। लेकिन बात जो मेरी समझ आ रही है वो ये है कि देखिए, शायद ये जो फैसला है ये अगर तकाजों के हिसाब से बात करें, बहुत ज्यादा इसमें तकाजे ऐसे हैं अगर पीटीआई को जो सूट करते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे जो डेप्यूटी स्पीकर है वो खुद भाग गए, मतलब उनको कहा कि आप जी एक्सप्लेन करें, आपने किस हुक्म के तहत ये फैसला दिया है, किसके तहत रूलिंग दी है। तो उस वज़ारी साहब गायब हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो उनके फेवर में नजर आ रही हैं, वहाँ बहुत सारी उनकी चीजें अगेंस्ट भी हैं। जैसे कि जो 25 इनहराफ करने वाले लोग थे जिन्होंने उस वक्त हमजा शहबाज को वोट डाला था, उनके वोट्स तो काउंट नहीं किए। लेकिन इस दफा जिन्होंने चौधरी शुजात से इनहराफ किया, उन 10 के वोट्स आप कहते हैं काउंट कर लें, ये तो इनके वोट है। खैर, वो पार्लिमानी पार्टी का हेड और जो पार्टी हेड है और पार्लिमानी पार्टी हेड, वो उसकी एक बहस आ जाती है। तो बड़ा पेचीदा मामला है। कहने की बात ये, मुझे जो चीज एक बड़ी क्लियर कट नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है कि आयशा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो भी चाहे हम माने या ना माने, लेकिन कुछ हद तक उस सिमत में जरूर चलते हैं जहां पर उन्हें पब्लिक पल्स नजर आए। इस वक्त पब्लिक पल्स कहाँ है? इस वक्त पब्लिक पल्स का आप ये अंदाजा लगाएं कि पीटीआई का अगर कोई जलसा या कोई अगर कॉल दे दे, आधा मुल्क निकल आता है सड़कों के ऊपर।
लेकिन ये सिचुएशन तो मोना इस वक्त है ना, अगर हम 9-10 अप्रैल की बात करें, उस वक्त तो मेरे ख्याल से पीटीआई को भी नहीं पता था कि पब्लिक की पल्स है क्या। वो तो 10 अप्रैल के बाद जब लोग निकले तो उसके बाद एक फिर से मोमेंटम बनाना उन्होंने शुरू किया। उस वक्त तो ये सब कुछ नहीं था। देखिए, इसी से मेरा आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग होता है। उस वक्त अगर ये सब नहीं था, इसी वजह से हमने देखा कि इदारों के फैसले पीटीआई के खिलाफ आ रहे थे। अब जब हम देखते हैं कि ये तमाम चीजें बड़ा वाज़े ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर कट नजर आता है पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, जब 11 अप्रैल को मामला हुआ, जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए, कितने लोग निकले, वो जबकि इमरान खान साहब सड़कों पे भी नहीं थे उनको लीड करने के लिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप पीएमएलएन को देख ले कि लिबर्टी चौक पे अगले दिन कितने लोग निकले। एक मीटिंग बुलाया कि शायद उसको देखने के लिए उसके फिराक में लोग आ जाए, फिर भी कोई नहीं आया। बिल्कुल। और जब ये मामला हुआ, जब ये सारा कुछ ये कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद कितने लोग निकले? कोई भी नहीं निकला। हमजा शहबाज साहब के लिए उनको खुद कितने लोग निकले, कितनी पब्लिक निकली, सड़कों पे निकली, क्या एहतजाज हुआ, मैं तो नहीं जानती। बिल्कुल। तो ये कुछ कोई बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रही है। मैं ये बात साथ साथ ऐड करती हूँ कि इदारों का या कोर्ट का काम है कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के तकाजों से फैसला करना और किसी और तकाजे को बिल्कुल अपने बालाए ताक रखकर फैसला करना। लेकिन हम चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे ये सही हो या गलत हो, लेकिन एक रियलिटी ये है कि इदारे भी पब्लिक पल्स के ऊपर चलते हैं और पब्लिक पल्स अभी हमें वाज़े तौर पर पीटीआई के हक में नजर आ रही है। इसमें पीडीएम की मिस प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, नवाज शरीफ साहब का यहाँ ना होना है, अलग अलग धड़े हैं, जो रिवायती हरीफ है वो रिवायती दोस्त बन गए। वैसे लोग मालूम होते हैं पीपल्स पार्टी के, जैसे पीएमएलएन के साथ ये लोग तो जमात ही एक ही है। तो बहुत सारे रीजंस है इसके, बहुत सारे। और इमरान खान साहब की डूबी हुई सियासत को जान देने में, दोबारा रिवाइव करने में इनका अपना बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद उनको रिवाइव किया, वरना शायद इनके लिए ना होता मामला। ठीक है। और नादिया, लगता है ऐसे है कि जब भी इस इत्तेहादी हुकूमत के पास पीटीआई के खिलाफ कोई बयानिया बनाने के लिए मवाद ख़त्म हो जाता है तो फिर फ़ौरन फंडिंग का मामला जो है वो आगे लेकर आ जाते हैं। यही हमने देखा जब ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद से दोबारा ये फ़ौरन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग वाला मामला जो है उसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका फ़ैसला करे। गो के हो जाना चाहिए था, 8-9 साल की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या पीडीएम के पास इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बयानिया नहीं है? देखिए, थैंक यू सो मच आयशा फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए ये पीडीएम का फेलियर है। जो मेरे साथी दो दोस्त बात कर रहे थे, आप अभी मोना ने कहा कि पब्लिक पल्स के ऊपर शायद इंस्टीट्यूशंस चलती हैं। आप माने या ना माने, खान साहब जो है उन्होंने वो तमाम तर स्ट्रैटेजी यूज़ की, वो खुद करते हैं या उनके एडवाइजर्स बड़े ज़बरदस्त हैं या बाकायदा उन्होंने किसी कंपनी को हायर किया हुआ है कि पीडीएम में मौजूद जितनी भी जमातें जो कि देखिए कई दहाइयों से सियासत कर रही हैं, उन्होंने कितने यूथ को इंगेज किया। अब आपको ये देखना होगा कि 2018 में जो यूथ 16 या 17 साल की होगी वो 2022 में अब वोटर बन चुकी है। सब लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं, ये टिकटॉकर्स से क्यों मिल रहे हैं। भाई उन्होंने जब मिले, आपको याद होगा वो फेसबुक या ट्विटर के वजीर आजम भी मशहूर हुआ था इमरान खान साहब के लिए। ये सब उनको सोशल मीडिया पार्टी कहती है, ठीक है। सबने यही सारी जमातें कहते हैं ये तो एक ट्विटर पार्टी है। लेकिन देखिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को कितने जबरदस्त तरीके से यूज किया। वो एक दीगर बात है कि उनके बयानिए से आप अग्री करें या ना करें, लेकिन टिकटॉकर्स के जरिए जो 10-10, 20-20 सेकंड की वीडियोस बनाई गई और इसके साथ उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, उसका आपने देखा कि आउटकम आपको नजर आया पंजाब के बाई इलेक्शन में। यानी अभी तक तो ये लगता था कि अर्बन एरियाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फॉलोइंग है, लेकिन ऐसा नहीं देखने में आया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये इलेक्शन हुए हैं, रूरल सपोर्ट भी उनको नजर आई। यानी उन्होंने अपने बयानिए को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। यानी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चले गए खान साहब, लेकिन वो आपकी टीवी स्क्रीन पे रोज इस तरह से होते हैं जैसे कि वही वजीर आजम है। और इसी तरह से आप देखें कि वो पॉडकास्ट करते हैं, वो ट्विटर स्पेस में होते हैं, वो फेसबुक लाइव, वो इंस्टाग्राम लाइव। अच्छा, वो नहीं होते तो उनके सारे जो वुज़रा में जो वुज़रा रह चुके हैं वो की जो रहनुमा है वो कर रहे होते हैं ट्विटर स्पेसेस। बिल्कुल। तो इस तरह से आपने उस यूथ को एंगेज किया। वो यूथ जो 2018 की है, जो अब वोटर है, वो भी आपके यहाँ मौजूद है। फिर इस बयानिए में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी अवाम को अपील करती हैं। एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट कब से सब बेचते हैं, और यही जो है वो बेच रहे हैं इमरान खान साहब भी। आप अग्री करें या डिसएग्री करें, पाकिस्तानी अवाम को पसंद है। वो कहते हैं ये है ना कोई जो गैरत
मंद कौम होती है वो अमेरिका के आगे खड़ी हो जाती है। दूसरी जानिब इस्लाम को भी यूज करते हैं, यानी मजहब के हवाले से आपको पता है पाकिस्तानी कौम जज्बाती भी है और वो ये समझती है कि बिल्कुल ठीक है कि ये शख्स ना सिर्फ वो है जो कि एक निजात दहिंदा होगा, बल्कि अब तो आपने गुज़िश्ता रोज देखा कि उन्होंने ये भी बता दिया कि शिर्क क्या चीज होती है। उसमें डिबेट हो सकती है, मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ कि बयानिए की जंग में वो इनसे बहुत आगे जा चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एज कम्पेयर टू इमरान खान, अगर आप सिर्फ मवाजना कर लें, एज वाइज वो उनके बेटे जितने होंगे या चले थोड़े से बड़े होंगे, मतलब एक वाइड गैप है इमरान खान साहब की एज में और बिलावल भुट्टो की। बट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह ड्रेसअप होते हैं, लुक्स लाइक अ फ्यूडल, जबकि इमरान खान साहब इस एज में भी जाके वो स्नीकर्स भी पहनेंगे, वो ट्रैक सूट में भी होंगे, वो वेस्ट कोट भी पहन लेंगे। तो वो अपील जो है बाकायदा तौर पर जिस तरह से जो इनकी पार्टी को डिजाइन कर रहा है या इमरान खान साहब को ये एडवाइस कर रहा है, बड़ी अच्छी एडवाइस कर रहा है। लेकिन जब अगर मेरे दोनों दोस्त ये समझे, मुझे अमीर की आवाज़ क्योंकि पूरी नहीं आई, आखिर की मैं सुन सकी, जो उन्होंने विफाक के हवाले से कहा कि पेट्रोल, बिजली, डॉलर, ये सारी चीज़ें विफाक का मामला है। तो पंजाब में हुकूमत इमरान खान साहब की पार्टी के लिए, एक्चुअली परवेज़ इलाही के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि आपने देखिए बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और लोगों का क्या है, लोग ये एक तरफ बयानिया तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का वो तूफान होता है जिसे लोग याद रखते हैं और बैलेट पे जाकर उसको एक्सप्रेस करते हैं। किस हद तक जो राशन कह रहे हैं, यानी नादिया आप ये कह रही है कि सिर्फ विफाक के लिए मुश्किल नहीं होगा पंजाब के हाथ से जाने के बाद हुकूमत चलाना, बल्कि पंजाब के लिए भी मुश्किल होगा विफाक की सपोर्ट के बगैर पंजाब को चलाना। बिल्कुल। और अभी ये देखना है कि परवेज इलाही साहब विल लिव अप टू हिज वर्ड्स, यानी कि जिस तरह से वो कहते आए हैं कि इमरान खान साहब आज कहें मैं आज के आज डिसॉल्व कर दूंगा। देखिए बुज़दार साहब को जिस तरह से इमरान खान साहब डायरेक्ट करते थे, क्या परवेज इलाही रोजाना का वो डिक्टेशन लेने को तैयार होंगे? क्योंकि परवेज इलाही साहब सीएम रह चुके हैं, उन्हें इस कुर्सी को चलाना आता है, उन्हें पंजाब चलाना आता है। क्या वो खान साहब के तर्ज पर चलाना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जगह इस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। तो मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि परवेज इलाही उनके कैंडिडेट जरूर हैं, उनकी जमात के नहीं है। दूसरी जानिब पीटीएम के लिए मैं अभी सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगी कि सब हैरान होते हैं भाई ये क्या मामला है कि ये मतलब वो पंजाबी में जो मुहावरा आजकल सब लिख रहे हैं, आई एम सो सॉरी पंजाबी इज नॉट सो गुड, अमीर कैन हेल्प मी विद दैट, जिसमें वो 100 गंडे का जिक्र कर रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी उसका जिक्र किया। लेकिन पीडीएम ने कुछ तो सोचा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी भी कहते हैं कि हमने पूरी हुकूमत करनी है। नादिया ये तहरीके अदम एतमाद आने से पहले से मुझ समेत तमाम सहाफ़ी बिरादरी जो है वो ये बार बार सवाल करती थी, ये इस वक्त जो इत्तेहाद में मौजूद है, हुकूमत में मौजूद है, उनसे कि भाई आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, किस तरह से करेंगे, कोई प्लान बनाया है या नहीं बनाया। अभी भी बैठकर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा हुआ होगा, तो समझ नहीं आती कि क्या सोचा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे। क्योंकि जो वादे या दावे इन्होंने किए थे हुकूमत में आने से पहले, अगर आप देखें डॉलर इस वक्त कहाँ पर है, अभी अमीर अब्बास ने बता दिया, जो स्टॉक मार्केट है उसकी क्या हालत है, महंगाई की क्या सिचुएशन है। तो ये बड़े सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं और लगता है ऐसे कि इन्हीं बातों ने इमरान खान साहब के बयानिए को मजीद तकवीत भी दिया है। बहरहाल एक ब्रेक मुझे लेनी है, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोना, पीटीआई अब पंजाब जीतने के बाद ये दावा कर रही है कि अब हम जब चाहें इस हुकूमत को, विफाक में जो मौजूद है उसको जब चाहें घर भेज सकते हैं। लेकिन वो ये किस बुनियाद पर बात करते हैं? असम्बली में वो मौजूद नहीं है। अभी खबरें चल रही हैं कि शीरी मज़ाई समेत 11 उनके अरकान जो हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। असम्बली में मौजूद ना होकर वो कौन सा तरीक़ाकार बाकी रह जाता है पीटीआई के पास जिसके ज़रिए वो घर भेज सकते हैं हुकूमत को? अच्छा, ये जो असेंबली में ना होना है ये तो उस वक्त भी सारे लोग कहते थे और ये सही साबित हुआ है। ये तो पीटीआई की सियासी खुदकुशी थी ना, और तो कुछ नहीं। पता नहीं इनको किसने कहा था कि इमरान खान साहब तो इस नहज पर आ गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे अगर अकेले भी इस्तीफा देना पड़ा तो मैं अकेले भी इस्तीफा दूंगा। तो मतलब गोया ये कि उन्होंने मोरल प्रेशर डाला अपने तमाम अरकान पे। जबकि जो मुझे लगता है ना सिर्फ इनकी सियासी खुदकुशी, बल्कि जो इन्होंने जिन लोगों ने इनको इलेक्ट करके असेंबली भेजा था उनके साथ दी जाती, उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन इस वक्त पार्लियामेंट में? क्या मतलब अगर ये आज होते, आज
अपोजिशन लीडर इनका होता पीएससी चेयरमैन। ये तो दो शॉर्ट चीजें हैं ना जो कि इस वक्त इनके पास बतौर अपोजिशन होती। और ये सोचे कि किस हद तक फिर हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, उनको आर्म ट्विस्टिंग उनकी कर सकते थे, इन दो पोस्ट के अलोन होते थे। तो और इनके ऊपर जाहिर है उस तरह से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो केसेस थे जब वो अपोजिशन लीडर थे, आपको याद होगा, इसलिए उनको बड़ा रेजिस्ट भी किया था पीटीआई ने कि इनके अलावा किसी और को बना दे। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो अभी तक कोई केस अभी तक तो नहीं बना है। इल्जामात तो खैर उसकी एक भरमार है, लेकिन केस बनाने में ताहाल हुकूमत नाकाम रही है। अभी भी छानबीन कर रहे हैं और इनकी स्लो, इनकी स्लगिश स्पीड की वजह से, इनकी सुस्त रवि की वजह से आज इनको अपना इसका भी खमियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में एंटी करप्शन अब इनके लिए कोई तहकीकात नहीं करेगा, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक उसके तो सरबराह भी इन्होंने आते के साथ ही चेंज कर दिए जैसे ही चीफ मिनिस्टर बदले हैं। तो वो तो अब इनके हाथ से गया। अब इनके पास रह के क्या रह गया, नैब रह गया, जिसके इख्तियारात इन्होंने बतौर हुकूमत खुद ही कम किए थे, खुद ही कम कर दिया, बिल्कुल खुद ही कम कर दिए। तो क्या रह क्या गया इनके पास? इसलिए हुकूमत के पास भी कोई स्ट्रेटजी नहीं, हड़बड़ी में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। और दूसरी तरफ अपोजिशन या पीटीआई जो है वो भी उस वक्त बिल्कुल उन्होंने एक नी जर्क रिएक्शन दिया, जैसे जिद्दी बच्चे कोई चीज उनसे खिलौना ले लो तो ऐसे पाँव को जर्क करते हैं और नी जर्क्स करते हैं, तो उस तरह का रिएक्शन दिया कि उस वक्त तब बहुत लोगों ने कहते थे मत करेंगे, इन्होंने फिर भी किया। अच्छा, जो आपका सवाल है वो बड़ा सही है कि इनके पास फिर रास्ता क्या है। देखिए, मेरी जो समझ आता है वो ये है कि अगर ये पंजाब और केपी असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर ये एक तरह से एक धक्का मारेंगे अपनी तरफ से मुल्क को जनरल इलेक्शन की तरफ भेजने में। जाहिर है अगर इतनी दो जो बड़ी असेंबलीज है, अगर उसके बाई इलेक्शन कितने बड़े पैमाने पर होंगे, अगर उसके इलेक्शन होते हैं तो क्या जो कौमी असेंबली है वहां पर इलेक्शन नहीं होंगे? मतलब एक अपनी तरफ से पुश तो बहुत बड़ा मिलेगा ना। अब इसका फैसला इलेक्शन को लेकिन वैसे तो ये कह चुके हैं ना कि हम रिजॉल्व नहीं करेंगे पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को, तो फिर एक तो वो ऑप्शन है, इसके ऊपर ही रिलाय कर रहे हैं, इसी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, यानी कि सही। दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत कम लोगों को, ये हुकूमत को मुझे लगता है बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। सदर पाकिस्तान बतौर सदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो कह सकते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, से दिखाए कि इनके पास नंबर पूरे हैं। और इस वक्त क्या इनके पास नंबर पूरे हैं? आई डोंट थिंक सो। सही। ये भी यानी कि एक मामला, ये जो ज़राए की इत्तलात आ रही है अभी, उससे ये बताया जा रहा है कि कौमी असेंबली के 11 मेंबरान के पीटीआई के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जा रहे हैं। मंजूर, बिल्कुल, ये इस वक्त चल भी रहे हैं टिकट्स मेरे सामने। यही मैंने सवाल किया था कि अब इस्तीफे भी मंजूर कर लिए जाते हैं तो फिर इनके पास जो ऑप्शन है उसके बारे में बात कर रहे थे। अमीर अब्बास, इमरान खान साहब ने कल की जो स्पीच की है उसके अंदर एक मरतबा फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझसे बार बार लोग आकर, सहाफ़ी आकर सवाल करते हैं कि भाई आप इनके साथ बैठते क्यों नहीं हैं। फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी कि देखिए आपके घर में डाका अगर पड़ जाए तो आप डाकुओं से बैठकर मुज़ाकरात तो नहीं करते, तो इसलिए मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करता। इमरान खान साहब वो हैं, अमीर अब्बास, जो हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। वो टीटीपी के साथ डायलॉग करने के हक में थे। इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर वो दूसरे मुल्कों को कहते थे कि देखिए जी, लड़ाई झगड़े से, जंग से कुछ नहीं होता है, एट द एंड आपको बैठकर बातचीत करनी पड़ती है। ऐसी क्या वजह है कि वो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भरते हैं, वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे पहले जो पहले गुफ्तगू हो रही थी, बहुत जबरदस्त मोना ने भी और नादिया ने भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इस पे अपना एनालिसिस दिया। देखिए, अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, अगर वक्त पर होता है तो इलेक्शन होगा नवंबर अक्टूबर में। उस वक्त तक पाकिस्तान का जो 45% वोटर होगा, 45%, यानी 100 वोटर्स में से जो 45 वोटर होंगे उनकी एज 35 साल से कम होगी। 45% वोटर। ये वो वोटर है जिस इमरान खान ने काम किया। ये वो वोटर है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। ये वो वोटर है जो अब आजाद हो रहा है अपने गांव के चौधरी से, अपने खानदान के बड़े की धौन धांधली से, अपनी बरादरी या रिश्तेदारों के भरम से वो आजाद हो रहा है। वो अब सोशल मीडिया देखता है, सुनता है, पढ़ता है, वो वहां से अपना ओपिनियन बना रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये बात समझने को तैयार नहीं है कि उनको अपनी सियासत को रिवाइव करना है। उन्हें मॉडर्न डेमोक्रेटिक पैटर्न्स अडॉप्ट करने हैं अपनी पॉलिटिक्स में। ये जो मैं आपको 45% वोटर बता रहा हूँ, ये वो वोटर है जो कहता है कि भाई 80s या 90s में पीपल्स पार्टी ने जो भी अच्छे काम किया, हमें कोई सरोकार नहीं है उससे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो कुर्बानी 50 साल पहले दे दी भाई,
बेनजीर भुट्टो ने जितने भी अच्छे काम किए वो पुराने कारनामे। वो देखते हैं बिलावल को, वो देखते हैं आसिफ जरदारी को। ऐसा नहीं हो सकता कि आज की पीपल्स पार्टी वोट ले, इक्तदार जाए आज की पीपल्स पार्टी के हाथों में और लोग पसंद कर रहे हो जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर को। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो वोटर है ये परफॉर्मेंस मांगता है, ये सिर्फ कल्ट में नहीं अब आएगा। और ये वो वोटर है कि जिसको नून लीग, पीपल्स पार्टी और कुछ हमारे दानिशवरों ने इनको यूथिया कहकर और करीब कर दिया इमरान खान के। उनको यूथिया कह रहे हो, ये तो तुम्हारी नालायकी है कि तो यूथ तुमसे दूर हो गई है। ये इमरान खान की कामयाबी का तुम एतराफ कर रहे हो। तुम्हें इस यूथ के ऊपर काम करना चाहिए था जैसे इमरान खान ने काम किया। तुम्हें देखिए जो जवान, हम भी जब जवानी से गुजर रहे थे तो जवानी में ख्वाब देखे जाते हैं। जवानी में आइडियलिज्म होता है। जो नौजवान होता है ना वो आइडियलिज्म का शिकार होता है, वो ख्वाब देखता है। ये जो यूथ है ये आइडियलिज्म का शिकार है। पीपल्स पार्टी और नून को इन्हें आइडियलिज्म देने के लिए कुछ नहीं है। इनकी आइडियलिज्म की प्यास बुझाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो नून लीग को देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि एक खास मखसूस खानदान है, उसी के गिर्द सब कुछ घूम रहा है। वो पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो एक खास खानदान है, उन्हीं के गिर्द घूम रहा है। सो इनको इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप। इन्हें उस ऑर्थोडॉक्स ऑब्सोलीट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से बाहर आके मॉडर्न लाइंस के ऊपर अपनी पार्टीज को इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर इन्हें इमरान खान जैसे जो फिनोमिनन आइंदा भी आते रहेंगे उनका मुकाबला करना है। लेकिन इदराक है ये अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स की आप बात जो कर रहे हैं, इस चीज का इदराक है भी इन पार्टीज को या नहीं है? नहीं है। नहीं, ये तो जिस तरह ठहरा पानी जब ठहर जाए ना किसी जगह पे तो उस पानी में से बू आना, उस पानी का रंग पीला पड़ जाता है, उस पानी के नीचे काई जम जाती है। सही, जिसे कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। ये पार्टीज पुराने, आज से 50 साल पुराने सोच और नजरियात के अंदर फंसी हुई है। इनको एहसास नहीं हो रहा कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, दुनिया कुछ और मुतालबा कर रही है हमसे, डेमोक्रेटिक डिमांड्स कुछ और हो चुकी हुई है। ये वही अटके हुए। देखिए इमरान खान साहब का मसला ये है, ये जो इन्होंने बात की ना, मैं नहीं बैठूंगा शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, ये चोर है डाकू। भाई मान लेते हैं एक लम्हे के लिए वो चोर और डाकू, लेकिन शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का आइन वज़ीर आज़म तस्लीम कर रहा है। शहबाज शरीफ से मुल्क के सदर ने हाल्फ लिया है। शहबाज शरीफ को मुल्क की अदालतें वज़ीर आज़म मानती है, इदारे वज़ीर आज़म मानते हैं। आपको चोर लगता होगा, किसी और को चोर लगता होगा, बट वो इस मुल्क की एक लीगल एंटिटी का नाम है शहबाज शरीफ। आप उसके साथ जाओ भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठता, फलाना भाड़ में जाओ तुम्हारे साथ नहीं बैठता, इस तरह निजाम नहीं चलता। इमरान खान साहब आपको ये तो नहीं कह रहा कि आपको शहबाज शरीफ के साथ निकाह कर ले बैठ के, वो चोर है तो निकाह कर ले, तो आपको नहीं कहना ना भाई। लेकिन मेरे पास कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान साहब ये समझते हैं कि अगर मैं इनके साथ जाकर बैठा तो मेरा जो वोटर है या जो मेरा सपोर्टर है वो मुझसे नाराज हो जाएगा? नहीं, वो उस सूरत में, हाँ बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, लेकिन वो उस सूरत में होगा अगर आप इत्तेहाद करेंगे नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ, आप उनके साथ कोलिशन में चले जाएंगे, फिर लोग कहेंगे कि भाई जिनको आप चोर डाकू कहते रहे आपने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। आप उनके साथ इत्तेहाद तो नहीं कर रहे। आपकी जब लड़ाई होती है महल्ले के अंदर, महल्ले में अगर 4-5 लोग आपस में लड़ते हैं, अगर महल्ले में नाली पानी उबलना शुरू हो जाए, 4-4 फुट के गड्ढे पड़ जाए, तो उस महल्ले के लोग साथ बैठते हैं, आपस में बोलचाल नहीं होगी, बैठेंगे, वरना पानी घर में घुस जाएगा, उस गड्ढे के अंदर उनके बच्चे मरेंगे। इस वक्त मुल्क के मसाइल के लिए अगर आपको शहबाज शरीफ या पीडीएफ के साथ बैठ के इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इश्यूज के ऊपर बैठना पड़ेगा, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप नहीं बैठते तो ये आप गलत कर रहे हैं, आपकी हट धर्मी है, ये जिद है, ये अना है आपकी, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसका नुकसान होगा। सही, इसका नुकसान होगा। नादिया, आपको क्या लगता है अब ये अगर इमरान खान साहब या दूसरे फरीक की इत्तेहादी हुकूमत की हम बात कर लें, ये दोनों जिद पर अड़े रहे, हालांकि जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके रहनुमा तो मुख्तलिफ मौक़ों पर कह चुके हैं कि भाई हम ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, कुछ इशारे इस तरफ से भी मिले थे,
लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फिर इनको बिठाने के लिए क्या किसी तीसरी कुव्वत को किरदार अदा करना पड़ेगा, और क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथ बैठना, और इस चीज़ का इदराक नहीं हो पा रहा है इन तमाम सियासी जमातों को कि अपनी अपनी सियासत में लगे हुए हैं, मुल्क इस वक्त किस हाल में है किसी को परवाह नहीं? देखिए, जो आपने कहा ना तीसरी कुव्वत बिठाना पड़ेगा, एक्चुअल मसला तो यही है। आप पीडीएम क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो चाहती है कि नवंबर से पहले वो बिल्कुल ना निकले। नवंबर की तैनाती इन दोनों अतराफ के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। खान साहब चाहते हैं कि नवंबर की तैनाती से पहले इंतखाबात हो जाएं और वो नवंबर की तैनाती करें, और पीडीएम चाहती है कि हम नवंबर की तैनाती करें और उसके बाद इंतखाबात। नादिया, अभी 2 दिन पहले जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने ये भी उसमें कहा था कि अगर कुछ वक्त पहले भी हो जाती है तैनाती, नवंबर वाली तैनाती, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं, लेकिन नवंबर की तैनाती दोनों अतराफ के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और ये पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। अगर आज हम ये कहें कि सियासत बिल्कुल तब्दील हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो आईनी दायरे कार में चला गया है, न्यूट्रल उतनी ही न्यूट्रलिटी है। दूसरी जानिब जो आपका सवाल है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इमरान खान साहब दहशत गर्दों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि आप टीटीपी के साथ बैठेंगे, आप बलोच लिबरेशन के साथ बैठ जाएंगे, आप वो सब भूल जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर इतने मासूम लोगों का जान का ज़या हुआ। यानी दहशत गर्दी की तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए ना, मेरे नजदीक कम से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब आप जब ये कहते हैं कि मैं इन दोनों के साथ नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, तो जिसको आप डाकू कहते थे उसके साथ तो उसको तो आपने सीएम भी बनवाया है, वो तो आपका कैंडिडेट के तौर पर परवेज इलाही साहब थे ना, जिसके खिलाफ आप लंदन तक ब्रीफ केसेस भर भर के जा रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक्त की, उसके साथ भी तो आपने इत्तेहाद किया ना। तो ये नहीं है, इलेक्टेबल्स उनको नहीं पसंद थे, लेकिन जब उनको आना था बरसर इक़्तिदार तो उन्होंने उन्हीं इलेक्टेबल्स का सहारा लिया था। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बात है करने की। अगर इनको कहा जाए कि आपने इक़्तिदार में आना है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे दीगर सियासी जमातें हों, और उसकी शर्त यह है कि जी आपने इनके साथ बैठना होगा, तो मैं आपको बता दूं तमाम सियासी जमातें हर चीज को बालाए ताक रखकर बैठ जाएंगी कि जी इससे कम से कम हमें इक़्तिदार तो मिल जाएगा, बिकॉज ये एक पावर के लिए जंग होती है हमेशा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की ट्रेनिंग देखें ऐसी हुई है ना, उन्होंने सियासत में वक्त अपना स्पेंड किया, वो जिस तरह से लाए गए उसमें कोई दो राय नहीं है, सब चीजें सबके सामने हैं। उसमें उनकी ट्रेनिंग ही यही थी कि नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, इन दोनों का खात्मा जब होगा तो ही ये मुल्क आगे चलेगा। और यही जब आप यही सुन सुनकर कोई भी चीज पले बड़े होते हैं तो बस आप फिर उसी को मानते हैं, आप उससे बियॉन्ड जाकर नहीं देखते। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब हैड बीन ट्रेन्ड लाइक दिस एंड दैट इज द ओनली रीजन कि वो इनके साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन बहरहाल कुछ जगह पे वो छुप के बैठे भी, अगर डायरेक्टली नहीं बैठे। सेनेट में सेनेट के इलेक्शंस जब हुए थे, संजरानी साहब को जब बनाया था, बिल्कुल पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं हुआ था, बिल्कुल 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 किया था। तो ये सब मैंने कहा ना कि वो दिखाने के हाथी के दांत और होते हैं और खाने के और होते हैं। सही है। अच्छा मोना, इस वक्त जो जुडिशल कमीशन वाला मामला है उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि वक्त कम है। मैं चाहूँगी इसके ऊपर भी एक एक कमेंट ले लें। जो सिफारिशात की गई थी और जो तजवीज़ आई थी चीफ जस्टिस साहब की, वो हमने देखा कि वो मुस्तरद कर दी गई 4 के मुकाबले में 5 वोट से। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो ये सारा मामला एक मरतबा फिर से शुरू किया गया अदालती इस्लाहात का, ख़ास तौर पर ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद कि फुल कोर्ट की तश्कील नहीं की गई, तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने इस बहस का आगाज़ किया, वक्त की ज़रूरत बन गया है जुडिशल रिफॉर्म्स का होना, या फिर ये सही वक्त नहीं है इस बहस के लिए? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि क्या इन इस्लाहात की जरूरत है या नहीं है, वक्त के मतलब कतई नजर, जिसकी वजह से मतलब जो इवन ग्रास रूट लेवल है वहां से शुरू होते होते टॉप मोस्ट तक यहाँ इस्लाहात की जरूरत है। बुनियादी ढांचे में तब्दीली चाहिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कैपेबिलिटी बढ़ानी है, तादाद बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी मुतारिफ करानी है, प्रोसिक्यूशन आसान करनी है, वगैरह वगैरह। कोई गिनती नहीं है जुडिशल रिफॉर्म्स की जो कि ज़रूरत है। और इसमें अगर कोई इनकार करता है तो उनको जुडिशरी की रैंकिंग दिखा दे कि माशाल्लाह से देख ले कि दुनिया की रैंकिंग में पाकिस्तान कहाँ पड़ा है, गिरा पिटा।
तो एक तो ये बात होगी कि इस पे तो कोई इनकार नहीं हो सकता। अलबत्ता ये कि इस वक्त टाइमिंग मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। एग्जैक्टली टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि इस वक्त जो हालात हैं उस वक्त आपकी तरजीहात कुछ और होनी चाहिए। वक्त आप कहते हैं कि पहले ही कम है, तो आपकी तरजीहात मुल्क में जो मौशी अदम इस्तेहकाम है, महंगाई है, उसको कंट्रोल करना होना चाहिए, ना कि ये कि जो आप ये जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हमने पहले बहुत दफा देखा है कि जो बाज होती है ना, जब भी ये कुछ मखसूस जमातें होती है प्रॉब्लम में, जब भी इन्हें कोई कानूनी तौर पर प्रॉब्लम आती है, तो ये बाज अचानक से बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं। ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि कितनी दफा हमें दिखाएंगे और हमें कितनी दफा समझ नहीं आएगा। आप उम्मीद करेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। तो ये हसीन इत्तेफाक सिर्फ इसलिए अभी इस वक्त माफ करें, ये अभी आगे बढ़े, कोई दूसरा काम करे, क्योंकि इतना तो मानना पड़ेगा कि पंजाब असेंबली में एटलीस्ट जो मामला हुआ वो बिल्कुल एटलीस्ट ठीक नहीं था। मतलब वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर का हक है या फिर वो पार्टी हेड का हक है, जिसका भी हक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 11th आवर आप वो जो 10 अरकान आपके बैठे हैं उनको नहीं पता कि आपने क्या हुक्म दिया है, लेकिन 11th आवर पे एक जैसे वो नहीं होता कागज का जहाज होता है, वैसे कागज का जहाज बनाकर फेंका और वो डायरेक्ट दोस्त बाजारी की टेबल पर लैंड हुआ और उन्होंने पढ़ा और अपना हुक्म सुनाया। और वो जो 10 लोग बैठे हैं जो उन्हीं की जमात से हैं, उनको उनसे ज्यादा दोस्त बाजारी पर भरोसा था। मतलब ये अजीब सी बात है, जो कि दूसरी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो एटलीस्ट इस वक्त इसको जाने दे, वरना एक बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबको नजर आ रहा है और चीजें उतनी सादा नहीं है जितना ये लोग आवाम को अब समझते हैं कि अभी भी इनको हम कोई भी चीज बेच देंगे और खरीद लेंगे। तो दिस डजंट हैपन एनीमोर। सही। अमीर अब्बास, आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सारा मामला जो अब शुरू किया गया है अदालती फैसले के बाद, इसको आवाम बाय नहीं करेंगे? क्योंकि कल अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की थी ऐवान में वो सुने, तो उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम के बाद 58(2)B जो है सदर से उसका इख्तियार ले लिया था, लेकिन अब नई 58(2)B जो है वो अदालत के पास चली गई है। अच्छा, पिछले 3 दिनों में आपकी ये जो शैम डेमोक्रेसी है, ये एक बार फिर बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। आप इस सिस्टम की मुनाफकत देखिए कि इस मुल्क में कई नस्लें कई दिहाइयों तक अदालतों की राहदारियों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर घिस कर मर जाती। आप कल पाकिस्तान की किसी सिविल कोर्ट में केस दाखिल करें, 3 साल से पहले वो केस सिविल कोर्ट से नहीं निकलेगा, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। 10-10, 15-15 साल में आम हालात में इंसाफ मिलता है। इस मुल्क में पुलिस मुकाबलों में कितने मासूम लोगों को मारा गया। इस मुल्क का जो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर कोड, जो फौजदारी और दीवानी कानून है, वो 150 साल 200 साल पुराना है। क्या मौत पड़ती थी इस पार्लियामेंट में पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अदालती निजाम में इस्नाद करती? क्या कभी इतनी हंगामी मीटिंग्स हुई इस मुल्क के पार्लियामेंट में बैठे हुए चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसीज को कि भाई हम आवाम जिस निजाम इंसाफ में पिस में मर रहे, हम उस निजाम इंसाफ को ठीक करें? नहीं। जब इनके अपने मफादात पर सद पहुंची, जब इनके अपना इक़्तिदार इनके हाथों से सरकना शुरू हुआ, इनको अदालती इस्लाहियात आ गई। ये है वो सिस्टम इस मुल्क का जो चंद हाथों में, जो ये एरिस्टोटल ने कहा था कि अली खान की, ये चंद हाथों के अंदर जिनके पास दौलत है, जो अशराफिया है, जिनके पास इक़्तिदार है, और वो इस मुल्क को जहां उनके मफाद को इंटरेस्ट को ज़्यादा पहुंचेगी तो फौरी तौर पे कानून भी लाएंगे, या बाहर निकल के टर कर रहे होते हैं। ये हमें सारा दिन जमहूरियत का सबक सिखाते हैं, कैसे लेते हैं ये? जी जी बिल्कुल। किस तरह उन्होंने कानून साजी की चंद घंटों के अंदर। सो ये एक्सपोज हो गए हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट की जो आज याद आ गई। पावर में आते ही उन्होंने सबसे पहले किस चीज के ऊपर तलवार चलाई? नैब कानून के ऊपर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो भी इनको क्या अवाम के मसालिक को नजर नहीं आ? ये इस वक्त जो मुल्क सैलाब की नजर से गुजर रहा है, क्या किसी ने सोचा है कि हमें सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के लिए जो फ्लड वेज है, जो वाटर वेज है, उनके ऊपर बंद कैसे बांधने हैं? इजहार यकजहती किया है पीडीएम ने, इजहार यकजहती किया है सैलाब मुतासरीन से आज के इजहार यकजहती से। फिर ये जो कुदरती आफात है, कुदरती आफात पर इजहार यकजहती से रुकती है, फटते हुए ग्लेशियर रुक जाएंगे इजहार यकजहती से। ये जो डैमों में से पानी स्पिलवेज खोल दिए गए हैं वो इजहार यकजहती से बंद हो जाएंगे। ये जो बारिशें आ रही है इजहार यकजहती से रुक जाएंगे। क्या स्टूपिड और नॉनसेंस किस्म का ये इनका इजहार यकजहती का ये इन्होंने एक बयानिया कर।
हर्बर्ट हूवर एक सदर गुजरा है अमेरिका का। जैसे हमारे यहाँ दरिया सिंध में, दरिया चनाब में, दरिया जेलू में सैलाब आते हैं, वहां कोलोराडो रिवर में सैलाब आता था, तबाह बर्बाद कर देता था वो 7 रियासतों को अमेरिका की। वहां पे डैम बनना था, वो 7 रियासतें आपस में लड़ती थी कि हम डैम बनाए नहीं बनाए, बनाए नहीं बनाए, जैसे कालाबाग पे हम लड़ रहे। फिर एक प्रेसिडेंट आया, उसका नाम था हर्बर्ट हूवर। उसने उन 7 रियासतों को चपेट करवाई कि तुम्हें सुपर पावर बनेगी, तुम ख्वाब देखते हो, तुमसे डैम डिसाइड नहीं हो पा रहा। उसने बिठाया उन 7 स्टेट्स को और उसने डैम बनाया। आज वो दुनिया का इंजीनियरिंग मिरेकल है, दुनिया के वो इंजीनियरिंग अजूबों में शामिल है। पूरी दुनिया से लोग जाते हैं हूवर डैम के लिए, जो उसके नाम से मंसूब है। इस तरह रोके जाते हैं कुदरती आफात को, उनके आगे बांध बांधे। ये कौन करेगा? ये इस पार्लियामान में बैठे हुए 335 लोग, ये इन्होंने करना था ना, इन्होंने ये चीजें सोचनी थी। ये किसमें लगे? ये नाम हमारे खिलाफ होता है, ऐसी की तैसी हम नया को जूते मारे। कौन से ये डेमोक्रेसी और ये हिपोक्रेसी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी? सो मेरे नजर में ये सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर ब्रॉट अप ऑफ स्टेटस को। मैं इनमें से किसी को भी एक्सेप्शन नहीं समझता। ठीक है, ये इसी पर मोना आपका भी मैं कमेंट जानना चाहूंगी। लास्ट 2 मिनट्स हमारे पास। ये टाइमिंग जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि ये हसीन इत्तेफाक बार बार हमें ना भेजा जाए प्लीज, ये कि आपको अभी याद आया है। और आपका एक बहुत अच्छा मुझे कमेंट लगा था आयशा, आपने कहा कि इजहार यकजहती किया है, तो काश ये जब इनके प्रॉब्लम्स होते हैं तब भी इजहार यकजहती करके खामोश हो जाया करें ना। फिर तो यही करें। फिर जब इनका मामला है, मतलब अगर कोई छोटी सी चीज हो, हमजा शहबाज चले गए, वजीर वजारत आला उनसे ले ली, या जैसे ये इमरान खान साहब का हुआ था, इनकी वजारत उज़्मा चली गई, जब इनके मामला हो तो उस वक्त भी इजहार यकजहती करके खामोश हो जाया करें, तब इनके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और उस वक्त इनके ये हालात होते हैं। लेकिन अब जब आवाम की बात आती है तब ये कहते हैं कि ये डैन के लिए तो है ही इस तरह के गिरे पड़े लोग, इनका तो काम ही यही है हमसे उल्लू बने, हमें वोट दें, और फिर जब हम आके दोबारा जब 5 साल हमारे हम आराम से अय्याशी करें, अपने आप की आंखें हम लोग माथे पे रख लें जब हम वजीर बन जाए और जब हम हुक्मरान बन जाए, फिर जब 5 साल अपने मुकम्मल हो जाए, हुकूमत जाने का वक्त आए, तो फिर इनको बेवकूफ बनाने आवाम को आ जाए। तो वो तो समझते ही यही है ना, कहता है ये तो है ही इसका, फिर इनका तो मुकद्दर ही यही है, ये पैदा ही इसलिए हुए, असल जो हुक्मरानी का हक है वो हमारे लिए है, असल हमारे ऊपर हमारी बालों में जूं भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन दूसरा रोए मरे पे जो मर्जी उसके साथ हो, फर्क नहीं पड़ता। सही, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।